गुड मॉर्निंग। कल हम लोग कुछ टॉपिक पे बात कर रहे थे, बिल से संबंधित। क्लियर? तो हम लोग कौन से बिल देख रहे हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डिनरी बिल। बिल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें से एक आपका ऑर्डिनरी बिल की बात की थी हमने। मनी बिल दो, फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल, चार तरह के बिल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी बिल के बारे में। हम लोग क्या देख रहे थे कि इस ऑर्डिनरी बिल में संसद में पेश किया जाता है बिल। बिल क्या होता है? विधेयक जो कि कानून बनाने के लिए पास किया जाता है। तो ये किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, जो साधारण बिल है। किसी भी हाउस का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से। तो जिसमें बिल पहले प्रस्तुत किया जाएगा उसे हम लोग फर्स्ट हाउस कहेंगे। उसके बाद फिर जब दूसरे में जाएगा तो उसे सेकंड हाउस कहेंगे। अब ये चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ऑर्डिनरी बिल के केस में ये उतना वो नहीं है। हाँ, मनी बिल का जब केस आएगा तब देखेंगे। मनी बिल में केवल लोकसभा में ही पेश होता है। तो ऑर्डिनरी बिल हमारा जिसमें भी पहले आएगा वो फर्स्ट हाउस, उसमें भी 3 रीडिंग होती है। तीनों रीडिंग होने के बाद वो सेकंड हाउस में जाता है, फिर उसमें 3 रीडिंग होती हैं। वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर सहमति मिलती है और लॉ बन जाता है। सबसे पहली बात हुई थी कि ये पहली रीडिंग में क्या होता है। तो संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। क्लियर है? पहले हाउस में कोई भी सदस्य, प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर, कोई भी हो, वो प्रस्तुत कर सकता है और इसके लिए लीव ऑफ द हाउस यानी परमिशन लेनी होती है। अनुमति मिलने के बाद सदस्य बिल के टाइटल और ऑब्जेक्टिव को पढ़ता है, जो बिल किस बारे में है और किस चीज के लिए, उसके बारे में पढ़ता है। फिर उसके बाद गजट ऑफ इंडिया में छापा जाता है और जैसे ही वो गजट ऑफ इंडिया में छप जाता है, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि सेकेंड वाले में अब ये इस पर पूरा डिस्कशन होगा। फिर उस डिस्कशन के बाद इसको भेजा जाता है कंसिडरेशन स्टेज में। या तो सीधे भेजा जा सकता है, नहीं तो कमेटी के पास भेजा जाता है। तो ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा है, वो अपना रिकमेंडेशन देंगे और जो भी चीजें होंगी फिर वो कंसिडरेशन स्टेज में चला जाता है। तीसरी रीडिंग में क्या होता है कि केवल डिबेट होती है। डिबेट इस बात पर होती है कि ये बिल एक्सेप्ट होगा या नहीं। कोई अमेंडमेंट नहीं होता, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट करने होते हैं वो सेकेंड वाले स्टेज में हो चुका होता है, इस वाले में वो हो गया होता है। फिर उसके बाद वोटिंग होगी कि हाँ कितने लोग सहमत है, कितने सहमत नहीं है। मेजोरिटी मिल गया तो फर्स्ट हाउस से वो पास माना जाएगा, अब वो सेकेंड हाउस को भेज दिया जाएगा। इतनी बातें हमने कल की थी। अब आज हम लोग देखते हैं सेकेंड हाउस में क्या होता है। यहां तक कल बात हुई थी फर्स्ट हाउस की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड हाउस में अब देखिए क्या होता है। जैसे मान लो लोकसभा में पास हुआ था 3 रीडिंग के बाद, अब लोकसभा के बाद वो पहुंचा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी 3 रीडिंग होनी है। तो राज्यसभा की जो पहली रीडिंग है वो क्या है? सेकेंड हाउस का जो भी सेक्रेटरी जनरल होगा, महासचिव, वही इसे हाउस में प्रस्तुत कर सकता है और इस बिल के टाइटल और ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। देखो क्या अंतर है। जब पहले हाउस में ये गया था तो पहले हाउस में कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर रहा था और वो सदस्य ही उस टाइटल को पढ़ रहा था और ऑब्जेक्टिव को बता रहा था कि इस बिल में क्या है, जिसने प्रस्तुत किया था। दूसरे हाउस में ऐसा नहीं होता। जब भी वो दूसरे हाउस में जाएगा तो इसमें पढ़ने का जो पॉइंट है वो सेक्रेटरी जनरल को है, जो भी उस सदन के होंगे, महासचिव को है ये। क्लियर है? अंतर समझ में आया? फर्स्ट हाउस में जो प्रस्तुत करता है वो कोई भी मेंबर करता है और फिर वो समझाता है कि बिल वैसा है। जब फर्स्ट हाउस से पास हो जाता है तो सेकेंड हाउस में जब पहुंचता है तो सेक्रेटरी जनरल उस चीज को बताते हैं। जैसे वो सेकेंड उसमें आता है तो सेकेंड रीडिंग पहुंचती है। पहला तो बस हो गया, टाइटल वाइटल पढ़ दिया, ठीक है। अब इसमें गजट वजट में छापने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले ही छप चुका होता है। ठीक है। बिल के प्रिंसिपल पर डिस्कशन होता है, इसके बाद भेजा जाता है। तो दूसरी रीडिंग सेम वैसी होती है जैसे पहले हाउस में सेकंड रीडिंग थी।
डिस्कशन हुआ था, फिर वो कंसिडरेशन वगैरह के लिए भेजा जाता है। तो अगर वो डायरेक्ट कंसिडरेशन स्टेज में भेजा गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो कमेटी के पास भेजा जाता है, ज्वाइंट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी इनके पास। तो वो प्रोसेस दोहराई जाती है इसमें भी, जो फर्स्ट हाउस में दोहराई गई थी सेकेंड रीडिंग के दौरान। लेकिन ध्यान रखना है तो जो सेकेंड हाउस है अगर वो राज्यसभा हुआ, सपोज करो कि जो पहला हाउस था जिसमें बिल आया था वो अगर लोकसभा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो सेकेंड हाउस राज्यसभा हुआ जिसमें ये आया है तो फिर ये जनरल ओपिनियन के लिए नहीं जाता, पब्लिक ओपिनियन के लिए नहीं भेजा जाता। आपने देखा था कि पहले हाउस में पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाता है, जनरल ओपिनियन के लिए। लेकिन अगर पहला हाउस लोकसभा हुआ और दूसरा हाउस अगर राज्यसभा हुआ, तो राज्यसभा अगर दूसरा हाउस है तो उसमें जनरल ओपिनियन के लिए नहीं भेजा जाता। हाँ, अगर ये लोकसभा हुआ होता तो जरूर भेजा जाता। दूसरा, अगर ये फर्स्ट हाउस में ज्वाइंट कमेटी को दिया गया था तो सेकेंड हाउस में से सिलेक्ट कमेटी को नहीं दिया जा सकता। देखो, यहाँ पर हमने बात की थी कि इसके बाद ये बिल जो भेजा जाता है सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाता है। ज्वाइंट कमेटी क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिला के ही बनी होती है, तो फिर हमें वो सिलेक्ट कमेटी में कैसे भेज सकते हैं? तो वही वो कह रहे हैं कि ज्वाइंट कमेटी जो होती है, अगर आपने पहले वाले में ज्वाइंट कमेटी को भेजा था तो सेकेंड हाउस में आप वो ज्वाइंट कमेटी को नहीं भेज, मतलब सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेज सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो ज्वाइंट कमेटी के पास ही रहेगा। तीसरी रीडिंग में बस ये बात होती है कि अब ये बिल एक्सेप्ट होगा या नहीं, सेकेंड हाउस की बात कर रहे हैं जैसे राज्यसभा वगैरह। अब यहाँ पे कंडीशन समझनी जरूरी है, समझते जाइएगा बड़े आराम से, चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या? जैसे ये थर्ड रीडिंग होती है, जैसे राज्यसभा है, ये दूसरा वाला हाउस हमारा राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो ये बात होगी कि ये बिल एक्सेप्ट होगा या नहीं, वोटिंग होगी। क्लियर? दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये हाउस इस बिल को पेंडिंग कर दे, ये इसके पास है, साधारण बिल को पेंडिंग रखा जा सकता है, डिसीजन नहीं ना दे, ठीक है हम बताएंगे 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 बस टाइम चल रहा है, पेंडिंग कर दिया है। या तो वो क्या कर दे, तुरंत वोटिंग करा दे उसी समय सेकेंड हाउस में। वेटिंग में वोटिंग के केस में भी दो केस हैं। अगर मेजोरिटी मिल गई, वोटिंग में अगर मेजोरिटी मिल गई, यस, ठीक है, तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर वोटिंग नहीं मिली तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। सेकेंड हाउस में जो अंतिम प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग अगर मेजोरिटी में हो गई तो वो उस हाउस से भी पास हो जाएगा, और अगर वोटिंग नहीं हुई, मतलब मेजोरिटी नहीं मिली, तो रिजेक्ट हो गया, तो फिर बिल आगे जाएगा ही नहीं, मतलब इस बिल को निरस्त मान लिया जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति को भेजा ही नहीं जाएगा। जैसे पहले हाउस ने पास कर दिया था लेकिन दूसरे हाउस ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, बात यही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये मेजोरिटी मिली है तब क्या होगा, तो जैसे ही मेजोरिटी मिली है तो उसको पास मान लिया जाएगा, ठीक है ना। वोटिंग में अगर मेजोरिटी मिल गई तो उसे पास मान लिया जाएगा। लेकिन सपोज करो कि उसमें कोई संशोधन पास्ड विदाउट अमेंडमेंट्स हुआ है, इसका मतलब कि जब ये राज्यसभा के पास गया होगा तो राज्यसभा ये भी तो कर सकता है कि कुछ संशोधन का प्रावधान कर सकता है कि ये आपने जो बिल दिया है इस बिल में असल में कुछ संशोधन की जरूरत है, ठीक है ना, तो संशोधन के लिए भी होता है।
तो राज्यसभा को अगर ऐसा लगता है, राज्यसभा को अगर ऐसा लगता है, बात हमारी समझिए बड़े आराम से, वोटिंग हुई, मेजोरिटी मिल गई कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, लेकिन बिल पास होना चाहिए उसमें भी एक पॉइंट है, क्या कि हो सकता है कि जो राज्यसभा के सदस्य रहे होंगे वो उस बिल पर उन्होंने कहा ठीक है हम पास तो कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ संशोधन है, वो आपको करना है। क्लियर है? और अगर ये संशोधन के साथ हो गया तो इसका मतलब कि बिल पास है, लेकिन अगर वो संशोधन करवाना है कि भाई ये संशोधन करके करिए, तो लोकसभा को फिर से भेज दिया जाएगा, मतलब वो जो पहला हाउस है उसको फिर से रिकंसीडर के लिए भेज दिया जाएगा कि देखिए हमारे मेंबर्स ने ये संशोधन के लिए बात करी है, आप कृपया करके इन संशोधनों पर ध्यान दीजिए। ये भी होता है, तो हो सकता है कि वहां से हो जाए, या तो फिर एक प्रोसेस होता है कि वो रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं कि भाई संशोधन किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर वो भेज दिया गया है लोकसभा के पास रिकंसीडर के लिए, देखो बिल को वापस फर्स्ट हाउस के पास भेज दिया गया है, तो लोकसभा क्या कर सकती है? दो प्रोसेस है, या तो वो मान ले जो अमेंडमेंट किया है इन लोगों ने, या तो न माने, दोनों कंडीशन है। बात समझ में आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब कि दो कंडीशन अराइज होती हैं कि अब वो लोकसभा में जब वापस भेजा गया है तो या तो वो उसे मान ले और या तो अमेंडमेंट को, या तो नहीं। अगर वो मान लेते हैं कि ठीक है हम आपके अमेंडमेंट्स को मानते हैं, हम फिर से कर रहे हैं, तो जैसे ही वो इसको मान लेंगे तो इसे पास मान लिया जाएगा। ठीक है, आपने जो अमेंडमेंट किया है हम लोग मानते हैं, सब कुछ ठीक है, हम इसको प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर लोकसभा ने कह दिया नहीं, हम आपके अमेंडमेंट को नहीं मान रहे, आपने जो संशोधन किया है वो नहीं, हम लोग जो बोले थे वही होगा, तो फिर अगर वो लोकसभा इसको स्वीकार नहीं करती तो उसे डेडलॉक कंडीशन कहते हैं। इसकी बात हम बाद में देखेंगे, अगर लोकसभा ने वापस उसको नहीं एक्सेप्ट किया तो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट के पास भेजने के बाद बिल हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, दो सदन थे, एक ऑर्डिनरी बिल था, उस साधारण बिल को हमने लोकसभा में पेश किया, किसी भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, लोकसभा में पेश हुआ, उस पर चर्चा हुई, चर्चा के बाद वोटिंग हुई, लोकसभा से पास हो गया। जैसे ही लोकसभा से पास हुआ, कहाँ भेजा गया? राज्यसभा में भेजा गया। अब राज्यसभा में भी तो फिर से वही चीजें होंगी, फिर उस पर चर्चा होगी, तो अब राज्यसभा के सदस्य क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आपने जो बिल दिया है असल में कुछ इसमें खामियां हैं। अब वो उसमें अमेंडमेंट करके वापस लोकसभा को भेज दिए, हम इसको अभी पास नहीं करेंगे, आप पहले हमारे संशोधन को देखिए, क्या इसके साथ पास हुआ हो सकता है। मान लो लोकसभा ने वापस उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपके जो अमेंडमेंट्स है हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये पास होकर के प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा ने कहा नहीं हम आपके अमेंडमेंट वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर चली जाएगी, प्रेसिडेंट फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे, लोकसभा की भी और राज्यसभा की, दोनों की संयुक्त बैठक बुला करके वोटिंग कराएंगे कि अब बताइए कौन कौन लोग इस बिल के पक्ष में हैं। अगर वोटिंग मेजोरिटी में मिल जाती है देन ठीक है, बिल आपका पास मान लिया जाएगा। क्लियर है? कंडीशन समझ में आई बिल के केस में क्या चल रहा है? और प्रेसिडेंट के पास तो आप जानते हैं कि तीन कंडीशन रहती है, वो उसमें सहमति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, रिकंसिडर के लिए भी भेज सकते हैं, तीनों पास उनके पास होता है। ठीक है ना? तो अगर प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया है और लोकसभा ने वापस भेज दिया प्रेसिडेंट पे, तो क्या प्रेसिडेंट उसे रोक पाएंगे? नहीं रोक सकते। देखो एक बार वो कर सकते हैं रिकंसिडर
ठीक है, तो इस तरह से हमने जनरल वाला देख लिया कि साधारण बिल जो है दोनों से पास होकर के किस तरह से बनता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मनी बिल की बात करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मनी बिल की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा है। अगर ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे थे तो कौन पेश कर सकता था? ऑर्डिनरी बिल को कौन पेश करता था? कोई भी मेंबर। ऑर्डिनरी बिल को कोई भी मेंबर पेश कर सकता था और किसी भी सदन में आ सकता था, लोकसभा या राज्यसभा। क्या ये बात क्लियर है? और किसी में, लेकिन मनी बिल कहीं भी नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 हमें मनी बिल के बारे में बताता है और ये कहता है कि मनी बिल केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, केवल राज्यसभा में इसको नहीं लाया जाता। तो सबसे पहला देखो क्या हुआ था कि हमने कहा था कि जो ऑर्डिनरी बिल है, जो पहला सदन है वो कोई भी हो सकता है, पहले वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है या लोकसभा में भी, लेकिन मनी बिल को पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। लेकिन ये मनी बिल को अगर लोकसभा में आप लाना है तो इसके लिए प्रेसिडेंट की पहले अनुमति चाहिए होगी। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट की अनुमति नहीं चाहिए थी, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए। तो पहला केस कि ये तो लोकसभा में लाना है, दूसरा प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होगी पहले, लाने से पहले। और ये बिल केवल मंत्री द्वारा होता है, जो सरकार में मंत्री होगा ये उसको लाता है, कोई भी सदस्य नहीं लाता मनी बिल, ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनरी बिल कोई भी सदस्य ला सकता है, मनी बिल कोई भी सदस्य नहीं ला सकता। मनी बिल सरकार में जो मंत्री है वही लाता है। 3 पॉइंट बताए, पहला लोकसभा में लाया जाता है, दूसरा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, तीसरा सरकार में जो मंत्री है उनके द्वारा ही लाया जाता है। क्लियर? और ये सारी पावर लोकसभा अध्यक्ष को है, क्योंकि लोकसभा में लाया गया है, तो लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कि ये जो बिल आपने पेश किया है ये मनी बिल है या नहीं है। ये लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करेंगे कि आपने एक्चुअल में आज जो बिल पेश किया है वो मनी बिल है। ये पूरी की पूरी पावर लोकसभा अध्यक्ष को है। इवन राष्ट्रपति भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति कह दे कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये धन विधेयक है, मनी बिल है। नहीं, ये पूरी पावर लोकसभा अध्यक्ष को है कि वो अगर कह देते हैं कि ये मनी बिल है तो मनी बिल है, कह देते हैं कि ये मनी बिल नहीं है तो मनी बिल नहीं है। ये पावर लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है। आर्टिकल 110 में प्रावधान है, लोकसभा में आएगा, सरकार में मंत्री द्वारा आएगा, प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी होगी और लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कि ये मनी बिल है या नहीं। क्लियर? कितने पॉइंट बता दिए? जल्दी जल्दी फटाफट टाइप करो। मनी बिल बड़े अच्छे से पढ़ना, ये क्वेश्चन बनता है। जो बताएं जल्दी टाइप करो फटाफट, कुछ ना करते तुम लोग, लिखो जल्दी। क्या क्या बताया हमने मनी बिल में? आर्टिकल 110 है, ठीक। लोकसभा में केवल प्रेसिडेंट से अनुमति, और केवल मंत्री ही ला सकता है। आर्टिकल 110, शुभम गुप्ता। अरे तुम लोग सब एक है पॉइंट खाली। प्रेसिडेंट की परमिशन, मनी बिल में प्रेसिडेंशियल की परमिशन लोकसभा प्रेजेंट करती है, लोकसभा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कार्य मंत्री ला सकता है। ये कौन तय करेगा कि यह बिल जो है वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, मतलब मनी बिल है या कुछ और है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये बात तय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। ओके, ओके समझ में आया। चलिए दूसरी बात,
राज्यसभा की कुछ पावर रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर मनी बिल के केस में। रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को, राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकते राज्यसभा, इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती, पेंडिंग रख सकती है अपने पास 14 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कोई डिसीजन ना दे वो अलग बात है, 14 दिन तक पेंडिंग रख सकती है, लेकिन 14 दिन के बाद उसको भेजना ही होगा। वो अगर वो 14 दिन के बाद नहीं कुछ बता रहे हैं तो ये बिल पास मान लिया जाएगा। तो यहाँ राज्यसभा की पावर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है मनी बिल के केस में। वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो उसको अमेंड नहीं कर सकती, बिल को पेंडिंग रख सकती है 14 दिन के लिए। रिकमेंडेशन दे सकती है, संशोधन नहीं कर सकती, रिकमेंडेशन दे सकती है कि ये आप कोशिश करिए कि ये थोड़ा सा चेंज कर ले, लेकिन लोकसभा इस चीज के लिए बाध्य नहीं है, वो रिकमेंडेशन मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो मनी बिल के केस में जो राज्यसभा के लिए है वो कुछ पावर्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, बिल को पेंडिंग रख सकती है 14 दिन के लिए, और अपनी रिकमेंडेशन देख सकती है। आर्टिकल 109 में इसके बारे में डिस्कशन है, रिकमेंडेशन देने वाला प्रावधान जो। चलिए अब लोकसभा के पास बिल पहुंचा रिकमेंडेशन के लिए, दोनों पास हुआ, रिकमेंडेशन दिया। अब लोकसभा बाध्य नहीं है, वो इस अमेंड इनको एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर वो इस रिकमेंडेशन को यस कर देती है तो बिल पास मान लिया जाएगा, नो कर देती है तो भी पास मान लिया जाएगा। मतलब पूरी अथॉरिटी लोकसभा के पास है इस समय मनी बिल के केस में। आप केवल रोक सकते हैं राज्यसभा 14 दिन के लिए, लेकिन अगर आपने 14 दिन में डिसीजन नहीं दिया तो बिल वैसे ही पास मान लिया जाएगा। आर्टिकल 109 जिसमें चीजें बताई गई। तो आपने देखा कि इस समय मनी बिल के केस में जो पूरी पावर है वो लोकसभा के पास चल रही है। तो क्या ये कोई जरूरी नहीं है कि सरकार हर बिल को मनी बिल में ही रख दे भाई, क्योंकि मनी बिल पे राज्यसभा रोक नहीं सकती, और जो सरकार होती है लोकसभा में उसकी बहुमत होती है, तो लोकसभा से तो तुरंत पास करा लेंगे, नहीं करा लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो हो सकता है ना कि वो सारे बिल को मनी बिल के रूप में पेश कर दे, क्योंकि उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। हेलो, ठीक है, क्या बात हमारी समझ में आ रही है? राफिया, हिमांगी, सौरभ, कृष्णा, संजय, रजनी, अभिषेक, हेमा, शुभम, इंजीनियर्स, रौनक, वंदना। चलो, कुछ लोग तो सामने आ जाते हैं, फिर कुछ लोग गायब हो जाते हैं। वो टिमटिमाते तारे नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए दिखते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आई? मनी बिल का केस क्लियर हुआ? ये मनी बिल ऑर्डिनरी बिल से थोड़ा अलग है। ऑर्डिनरी बिल का आपने देखा था कि राज्यसभा कई मामलों में उसको रोक सकती थी या वो पावर था उसके पास, लेकिन मनी बिल के केस में नहीं रोक सकती। देखो, इसी चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, या जो भी संविधान बन रहा था उस समय एक प्रावधान किया गया। क्या किया गया कि सरकार इसका दुरुपयोग ना करे, कि हर चीज को मनी बिल में ही रख दे। उन्होंने 7 पॉइंट डिफाइन किए आर्टिकल 110 में। अगर ये 7 पॉइंट में से एक भी पॉइंट आपके मनी बिल में है, मतलब जो बिल आप पेश कर रहे हैं, और 110 आर्टिकल में जो 7 पॉइंट डिफाइन है उनमें से अगर एक भी पॉइंट आपके बिल में है तो ये मनी बिल होगा। और अगर एक भी पॉइंट वो नहीं है सातों में से तो ये मनी बिल कंसीडर नहीं होगा। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने एक चीजें डिफाइन कर दी कि ये 7 रिकमेंडेशन 7 पॉइंट्स हैं, इसके अंतर्गत सातों रहे तो कोई बात नहीं, 2 रहे तो भी मनी बिल है, 3 पॉइंट रहेंगे तब भी है। मतलब कम से कम एक पॉइंट उन सातों में से होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो मनी बिल कंसीडर होगा। बाद में समझ में आई? तो हर बिल को हम मनी बिल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें आर्टिकल 110 में जो पॉइंट्स है उसके अंदर ही रहना होगा। कोशिश करते हैं थोड़ा सा समझाने की बात करते हैं, ठीक है? बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल सा क्लियर कर रहे हैं कि वो 7 पॉइंट कैसे हैं। नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 110 जो अनुच्छेद है वो 110 आर्टिकल आपका मनी बिल से रिलेटेड है। उसमें कुछ प्रावधान है जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हर बिल को हम मनी बिल नहीं कर सकते, ठीक है? तो
तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो जो 7 पॉइंट है वो क्या है जनरल से। देखो, पहला पॉइंट टैक्स से रिलेटेड। अगर कोई भी बिल आप पेश कर रहे हैं और उस बिल में वो टैक्स से रिलेटेड बिल है, टैक्स लगाना है आपको, टैक्स समाप्त करना है, टैक्स में छूट देना है, या टैक्स को सही तरीके से चलाना है, रेगुलेट करना है। अगर टैक्स से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो ये मनी बिल है, पहला। दूसरा, भारत सरकार अगर कहीं से धन उधार लेती है इंटरनेशनल मार्केट से, क्लियर है, या उसको उधार लेना है या इससे रिलेटेड कोई प्रावधान करना है, तो ये दूसरा पॉइंट है, ये मनी बिल होगा। अगर वो ऐसा कोई बिल लाना चाहती है कि वो कह रही है कि हमें बाहर से धन की जरूरत पड़ रही है इंटरनेशनल मार्केट से, या फिर हम कुछ पहले से जो चीजें चल रही हैं उसके संबंध में हम कानून बनाना चाहते हैं, तो अगर उधार लेने की बात हो रही है गवर्नमेंट की, ये दूसरा पॉइंट है, तो मनी बिल हो सकता है। तीसरा, एक फंड होता है हमारे देश का, 3 फंड होते हैं वैसे एक्चुअल में, इसकी बात हम आगे करेंगे। एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक कंटिजेंसी फंड होता है, और एक पब्लिक अकाउंट फंड होता है। संचित निधि ये वो होती है जिससे सैलरी दी जाती है बड़े बड़े अधिकारियों की। कहने का मतलब, राष्ट्रपति की सैलरी, उपराष्ट्रपति की सैलरी, लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी, राज्यसभा अध्यक्ष की सैलरी और उपाध्यक्ष की सैलरी, कैग जो ऑफिसर है उसकी सैलरी, ये जो बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं इनकी जो सैलरी दी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है उनकी। क्लियर है? जो ये आकस्मिक निधि होती है, ये कंटेंजेंसी, ये रिजर्व रहती है, 500 करोड़ इसमें हमेशा रहते हैं। तो ये इसमें 500 करोड़ हमेशा बने रहते हैं कंटेंजेंसी फंड में। वो इसलिए होता है कि मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कोरोना आ गया था, अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, तो सरकार के पास कुछ पैसा रखना पड़ेगा जिससे वो आगे काम चला सके। इसलिए इस फंड में हमेशा 500 करोड़ रहते हैं जो रिजर्व रहता है। ये आकस्मिक कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तब लिया जाता है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रावधान करना है, मान लो इससे धन निकालना है, मान लो सरकार को जरूरत पड़ गई, पैसा नहीं मिल पा रहा, आय नहीं आ पा रही, वो कहता है हमें कंटिजेंसी फंड से फंड चाहिए, हमें इससे धन निकालना है, तो उनको प्रावधान करना पड़ेगा बिल में। और इससे रिलेटेड निकालना चाहते हैं या तो धन जमा करना चाहते हैं इन फंड से रिलेटेड, कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड, तो ये मनी बिल का कंसीडर होता है। ये तीसरा पॉइंट है जो 110 में डिफाइन है। चौथा पॉइंट क्या है? मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कीम लाना चाहते हैं वो, और उस गवर्नमेंट स्कीम के लिए उनको पैसा चाहिए। अब सी बात है, जैसे वो कह रहे हैं वैक्सीनेशन, मान लो एक बहुत बड़ी ड्राइव है, वैक्सीनेशन करना था और फ्री में आपको लगवाया जा रहा है, तो फ्री में लगवाया जाए तो सरकार के ऊपर ही तो बर्डन आ रहा है, वो पैसा कहाँ से देंगे? वो फंड से ही तो देंगे। तो जो फंड होते हैं उनके लिए फिर वो बिल लाते हैं, फिर वो कहेंगे कि हमें इतने की जरूरत पड़ रही है, इतना खर्चा हो रहा है, 100 करोड़ का खर्चा आ रहा है इसके ऊपर, और ये कैसे हम पूरा करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रावधान बिल में है तो मनी बिल में कंसिडर होगा, राज्यसभा उसको नहीं रोकेगी। ठीक है। पांचवा कहते हैं जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो संचित निधि से होते हैं। अभी जो समझाया हमने, प्रेसिडेंट, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग। मान लीजिए कोई प्रावधान इनकी सैलरी से करना है, गवर्नमेंट कहती है कि हमने इनकी सैलरी बढ़ानी है, इनके अलाउंसेस बढ़ाने हैं, हमको एक प्रावधान करना है, तो एक बिल लाएंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई बिल है उनका तो वो मनी बिल कंसीडर होगा। तो पांचवा पॉइंट भी अगर है तो वो मनी बिल है। छठवां, इन दोनों अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है जो बताए थे हमने, संचित निधि, पब्लिक अकाउंट्स, इसमें वो प्रोविडेंट फंड, नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम, ये सब आती हैं, इनसे रिलेटेड भी अगर कोई पॉइंट है तो भी वो मनी बिल में कंसीडर हो जाएगा। सातवां ये कहते हैं यदि ऊपर के 6 पॉइंट में से संबंधित कोई भी मैटर बिल में है तो यह मनी बिल होगा। मतलब बात समझिए हमारी, ये इस चीज से बचना चाहते थे कि गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत उपयोग ना करे, यानी कि क्योंकि मनी बिल को राज्यसभा में रोका नहीं जा सकता, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि हर बिल को क्या कर देगी, मनी बिल घोषित कर देगी, और मनी बिल घोषित करेगी तो पास ही हो जाना है। आर्टिकल 110 में 7 पॉइंट रखे कि इन 7 पॉइंट में से अगर कोई भी एक पॉइंट आपके बिल में है तो वो आपका मनी बिल होगा, जो हमने अभी डिस्कस किए। या तो जो मेन है उनकी सैलरी देने से पॉइंट रिलेटेड है, अगर कोई स्कीम आपको चलानी है
उसके लिए फंड चाहिए, उससे रिलेटेड है अगर आपको कोई, ठीक है ना। टैक्स लगाना है, टैक्स में छूट देनी है या खत्म करना है, उससे रिलेटेड कोई पॉइंट है तो भी मनी बिल में आता है वो, ठीक है ना। अगर इंटरनेशनल मार्केट से सरकार को उधार लेना है, उसके बारे में डिस्कशन है, तो वो भी आता है मनी बिल में। तो ये सारे पॉइंट्स मनी बिल में आते हैं, ठीक है। पिछली वाली जो पीडीएफ सेंड की थी हमने, वो कहां तक की है? प्रेसिडेंट वाला शेयर किया था ना शायद। पिछला वाला जो पीडीएफ सेंड किए थे वो लास्ट कहां तक था? वो कंप्लीट वाला नहीं, नॉर्मल वाला, मंत्री परिषद वाला शेयर किए थे, संसद वाला, पार्लियामेंट वाला जो। किस आर्टिकल तक शेयर किए हैं वो बता दो। 85 वाला? अच्छा, मतलब उसके आगे की सीट आपको शेयर करनी होगी ना, 85 के बाद वाली। ठीक समझ गए। वो 85 वाली जो सीट थी ना, उसमें जो क्वेश्चन आवर वगैरह डिस्कस किए थे, क्वेश्चन आवर और ये सब जो डिस्कस किए थे, फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर, शायद वही लास्ट सीट थी जो डिस्कस हुआ था। ओके, चलो फिर आगे की सीट हम आपको शेयर कर देंगे। ओके, तो मनी बिल और ऑर्डनरी बिल में डिफरेंस क्लियर हुआ? रजनी, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है? अनुज, अभिषेक, सौरभ, जो भी हैं, वंदना, जो भी लोग हैं, सब लोग को समझ में आ रहा है ना? क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आपको ऑर्डनरी और मनी बिल दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? ऑर्डनरी बिल किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ऑर्डनरी बिल कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, मनी बिल मंत्री ही पेश करेगा। ऑर्डनरी बिल पेश करने के लिए हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन मनी बिल के लिए अनुमति चाहिए। ये कौन बताएगा कि मनी बिल है या कौन सा है? तो ये बताएंगे हमारे लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है? राज्यसभा इसको रोक नहीं सकती, मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकती और अमेंड नहीं कर सकती, हाँ रोक सकती है 14 दिन के लिए, ठीक है ना। लेकिन ऑर्डनरी बिल के केस में हम देख रहे थे कि वो विदहोल्ड कर सकते थे, यहाँ पे उनको पास करना ही होता है और इसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। इवन राष्ट्रपति मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, उनके पास दो ही पावर बचती है मनी बिल के लिए, एक या तो सहमति दें या तो न दें, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते कि रिकंसिडर करिए। जबकि ऑर्डनरी बिल को रिकंसिडर के लिए भेजा जा सकता था, मनी बिल को रिकंसिडर के लिए नहीं भेज सकते, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट, मनी बिल संसद में गया, पास हुआ, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति रोक सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, सहमति भी दे सकते हैं, या तो सहमति दे दें या तो सीधे कह दें कि नहीं हम अनुमति नहीं दे रहे। दो, रिकंसीडर के लिए नहीं भेज सकते कि वापस इसको रिकंसीडर कर लीजिए, ये काम मनी बिल के साथ नहीं कर सकते। तो दो ही पावर बचती है उनके पास मनी बिल के केस में, या तो हाँ कहें या तो ना कहें, रिकंसीडर नहीं कर सकते, ठीक। दूसरा, जो ऑर्डनरी बिल था वो ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाता है, लेकिन ये ज्वाइंट कमेटी को नहीं भेजा जाता। हेलो, पहला, दोनों सदनों में पेश हो सकता है ऑर्डनरी बिल, मनी बिल केवल लोकसभा में। दूसरा, कोई भी मंत्री ला सकता है, लेकिन मनी बिल को केवल मिनिस्टर लाता है, मतलब कोई सदस्य ला सकता था, ये केवल मिनिस्टर लाता। तीसरा, राज्यसभा अपनी अनुमति वहां पे दे सकती है, नहीं दे सकती, यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, केवल 14 दिन के लिए रोक सकते, उसके बाद ये पास मान लिया जाएगा।
कौन बताएगा कि मनी बिल है नहीं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष डिफाइन कर देते हैं। वहां पर प्रेसिडेंट के पास 3 पावर थी ऑर्डिनरी बिल में, रिकंसीडर कर सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 ही पावर है, या तो हाँ या तो ना, रिकंसीडर के लिए नहीं भेज सकते। क्लियर है? यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, वहां पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। चलिए फाइनेंशियल बिल देखते हैं स्टूडेंट्स। वित्त विधेयक कहते हैं। जैसे हमारे ऊपर अगर हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था हमने, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, 2 कंप्लीट हो गए, ऑर्डिनरी और मनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा, फाइनेंशियल बिल, और फिर बाद में हम लोग इसको देखेंगे चौथे वाले को फर्स्ट। तो अब हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल क्या होता है, वित्त विधेयक क्या है। थोड़ा सा अंतर है मनी बिल और उसमें, ठीक है ना। देखिए फाइनेंशियल बिल के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को पढ़ लीजिए। यदि कोई भी बिल पब्लिक मनी से रिलेटेड है, मतलब वो जो 3 हमने अकाउंट्स बताए थे, तो कोई भी बिल ऐसा जो इन अकाउंट से रिलेटेड होता है, या तो इन अकाउंट से पैसा निकालना है, या तो इन अकाउंट में पैसा डालना है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। कोई भी बिल अगर हम पेश कर रहे हैं सदन में, और हम ये कह के कर रहे हैं कि हमें पैसे की जरूरत है और हमें इस अकाउंट से पैसा चाहिए, तो उसको कहा जाता है फाइनेंशियल बिल। और उसी में आता है मनी बिल। तो मनी बिल खुद एक फाइनेंशियल बिल होता है। तो फाइनेंशियल बिल में 3 होते हैं, क्योंकि हमने आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि फाइनेंस जो मनी बिल होता है उसमें वो अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, जो सैलरी वगैरह देनी होती है, कंटेंजेंसी फंड और वो सब कंसोलिडेटेड फंड्स, आर्टिकल 110 के तहत बताया था ना अभी। तो फाइनेंशियल बिल का मतलब होता है कि संचित निधि, आकस्मिक निधि या पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो 3 अकाउंट्स है हमारे पास, वहां से अगर हमें फंड चाहिए, या तो उसमें पैसा डालना है या उससे पैसा निकालना है, तो ये फाइनेंशियल बिल माने जाते हैं। इन फाइनेंशियल बिल में 3 कैटेगरी होती है। एक होती है मनी बिल, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि उस फाइनेंशियल बिल के बाकी 2 बिल क्या होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल बिल 1, एक होता है फाइनेंशियल बिल 2। तो फाइनेंशियल बिल के 3 कैटेगरी थे, मनी बिल हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन से आर्टिकल में? 110 में। फाइनेंशियल बिल 1 किसमें होता है? आर्टिकल 117। तो आर्टिकल 117 जो अनुच्छेद 117 का पहला क्लॉज जो है वो ये बताता है, और आर्टिकल 117 का ही तीसरा क्लॉज है उपबंध। तो वो उसी आर्टिकल में थर्ड पॉइंट जो बताएगा वो फाइनेंशियल बिल 2 बताता है। ठीक है, समझिए हमारी बात। मनी बिल क्या था? मनी बिल ये कह रहा था कि वो 7 में से कोई एक पॉइंट होना चाहिए, हाँ या नहीं? यस या नो? मनी बिल अगर होना है तो उसमें 7 पॉइंट में से कोई एक होना चाहिए था। ठीक है, फाइनेंशियल बिल में वो 7 में से तो कोई पॉइंट है ही, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर हैं तो वो फाइनेंशियल बिल 1 होता है। मनी बिल में केवल वो 7 पॉइंट में से ही होना चाहिए, लेकिन अगर वो 7 पॉइंट में से कोई है और उसके अलावा कुछ और भी ऐड कर रखा है इन लोगों ने बिल में, तो फिर वो मनी बिल कंसीडर नहीं होगा, फिर उसे कहेंगे फाइनेंशियल बिल 1। आर्टिकल 110 में मेंशन्ड प्रोविजंस के अलावा यदि जनरल लेजिस्लेशन से रिलेटेड मैटर है तो यह फाइनेंशियल बिल 1 बन जाएगा। क्या हमारी बात क्लियर हुई? क्या क्लियर हुआ? अगर वो 7 पॉइंट में से कोई पॉइंट है तो मनी बिल है, और 7 पॉइंट में से कोई पॉइंट तो है ही, और साथ में ये और भी पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं, पॉसिबल है ना कि और भी हो सकता है। तो अगर कोई और भी पॉइंट्स उसमें ऐड कर रखे हैं तो फिर वो मनी बिल नहीं होगा, उसे फाइनेंशियल बिल 1 कहते हैं। और इसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। चलिए समझते हैं फाइनेंशियल बिल 1 को। फाइनेंशियल बिल वही लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किया जाता है। ठीक है, और अगर ये पास हो जाता है बिल, ये बिल अगर पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है,
अरे ये देखो, बाकी सारी प्रोसेस ऑर्डिनरी की तरह ही है, जिस तरह से हमने बोला ना। बाकी सब प्रोसेस इसकी देखो, मनी बिल को बस छोड़ दो, मनी बिल को बस छोड़ दो, बाकी सबकी प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल की तरह है। पहले वो लोकसभा या किसी एक सदन में लाया जाएगा, फिर उसकी 3 रीडिंग होंगी, 3 रीडिंग के बाद वो पास होगा, फिर अगले वाले में जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया स्टूडेंट? क्योंकि ये चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरी प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल की तरह ही चलती है, एकदम साधारण बिल की तरह ही होता है सब, बस वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। तो वो लोकसभा में आया, यहाँ 3 रीडिंग होगी, 3 रीडिंग कंप्लीट होने के बाद, पास होने के बाद वो राज्यसभा में चला गया, वहां भी 3 रीडिंग होगी, जो ऑर्डिनरी के केस में था। अगर इन लोगों ने पास कर दिया है तो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। लेकिन आपने देखा था कि एक कंडीशन और भी हो सकती थी, कि राज्यसभा ने क्या किया था, कि वो संशोधन कर दिया था। दिखा दे तुम लोग को, कि राज्यसभा ने देखो यहाँ पर ये वाली कंडीशन, जब राज्यसभा ने 3rd रीडिंग के दौरान राज्यसभा ने जब इसको रिकंसीडर के लिए भेजा था और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया लोकसभा ने, तो फिर वही ज्वाइंट कमेटी बुलानी पड़ी थी। ठीक है ना? तो बाकी सारी प्रोसेस वैसी ही है। तो इसके लिए क्या होगा कि राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, फिर वोटिंग होगी, वोटिंग मेजोरिटी मिल जाती है तो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, और फिर वो अपनी सहमति देकर के लॉ बना देंगे। तो फाइनेंशियल बिल में बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि ये फाइनेंशियल बिल किसे कहते हैं। मतलब मनी बिल वो होता है जो 7 पॉइंट में से कोई एक है, और अगर कोई और भी पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं, केवल टैक्स से रिलेटेड नहीं है या उससे संबंधित बहुत सारे मामले होते हैं, सब ऐड हो गए हैं, तो फिर वो फाइनेंशियल बन जाता है। और फाइनेंशियल बिल होते ही ये पूरा साधारण बिल की तरह पूरा प्रक्रिया चालू हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल 2, यदि बिल संचित निधि से होने वाले व्यय से रिलेटेड है, मतलब वो जो सैलरी वगैरह दी जा रही थी, राष्ट्रपति वगैरह की जो सैलरी दी जा रही थी, उससे रिलेटेड अगर ये बिल है, वो लेके आते हैं कि हमें सैलरी देनी है या समथिंग। और एक और बात, अनुच्छेद 110 में मेंशन कोई भी पॉइंट नहीं है इसमें, तो ये फाइनेंशियल बिल 2 होगा। देखिए पहला पॉइंट क्या था, जो मनी बिल था उसमें 7 में से कोई एक पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल 1 है, ये तो होना ही चाहिए, 7 में से कोई एक पॉइंट होना ही चाहिए। साथ में कुछ और पॉइंट हो सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल बिल 1 होगा। फाइनेंशियल बिल 2, अनुच्छेद 110 के पॉइंट नहीं है, लेकिन संचित निधि से संबंधित है। तो होगा फाइनेंशियल बिल 2। मतलब मनी बिल के केस में आर्टिकल 110 में वर्डित जो भी 7 पॉइंट है, कोई एक उसमें से होना चाहिए, 2 हो जाए तो कोई बात नहीं, 3 है तो भी कोई बात नहीं, कम से कम एक हो, तो आर्टिकल 110 के तहत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एक पॉइंट है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, तो फाइनेंशियल बिल 1 होगा। लेकिन अगर 110 में वर्डित सातों में से एक भी पॉइंट नहीं है, जो अभी हमने डिस्कस किए थे, लेकिन वो संचित निधि से रिलेटेड है, मान लो सैलरी वगैरह देना पड़े, अलाउंसेस, तो फाइनेंशियल बिल 2 होता है। सब जनरल की तरह ही कंसीडर होंगे, बस मनी बिल को छोड़कर, बाकी सब जो ऑर्डिनरी बिल की प्रोसेस है वही चलती है। हेलो, ऑर्डिनरी बिल का हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे वो पेश होता है। क्या अगर हमारी बात समझ में आ गई हो तो आप लोग अपना एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, सहमति दे सकते हैं, अगर नहीं समझ में आई है तो भी बता दो। ठीक है,
तो ये हमने बिल के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है ना, ये हमने बिल के बारे में डिस्कशन किया। मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल में 1 2 है ना, और लास्ट में फिर हमारा बचेगा जो संविधान संशोधन है, वो पार्ट 20। संविधान संशोधन के जो पॉइंट्स है वो पार्ट 20 के है ना। फाइनेंशियल बिल 2 को पास करने का प्रोसेस सेम है ऑर्डिनरी की तरह। देखो थोड़ा सा अंतर है, वैसे तो सब ऑर्डिनरी की तरह ही है, लेकिन एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा वो होता है, जैसे इसमें हमने लिखा है, वैसे पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि सब कुछ वैसा ही है, ऑर्डिनरी बिल की तरह ही है। लेकिन एक दिक्कत, एक चीज होती है कि अंतर ये है कि जब ये फर्स्ट हाउस में भेजा गया होता है और उसके दौरान जो सेकेंड रीडिंग होती है, कंसिडरेशन स्टेज, तो उसमें भेजने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। देखिए समझा देते हैं। देखो यहां पर जब ऑर्डिनरी बिल का ये वाला प्रोसेस था, ये ऑर्डिनरी बिल था ना, ये ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही थी। इस ऑर्डिनरी बिल में क्या हो रहा था कि पहले रीडिंग कंप्लीट हो गई थी और अब हम इसे सेकेंड रीडिंग के लिए भेजने वाले थे। तो सेकेंड रीडिंग में क्या किया था कि हमने इसको ज्वाइंट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी इसमें भेजा है, सेकेंड रीडिंग इसने इसको कंसिडरेशन स्टेज में। तो यहां पर हमें प्रेसिडेंट की अनुमति नहीं चाहिए थी, तो प्रेसिडेंट की अनुमति नहीं चाहिए थी कि हम इसको कंसिडरेशन स्टेज में क्यों भेज रहे हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल बिल 2 होगा तो ये प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होगी, बस इतना चेंज है कि अगर फाइनेंशियल बिल 2 है तो ये कंसिडरेशन स्टेज में भेजने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होती है। जो भी 7 पॉइंट बताए हैं उसके अलावा अगर कुछ ऐड किया है तो सब फाइनेंशियल बिल में आएंगे। 110 में मेंशन जो 7 पॉइंट हैं उनके अलावा अगर कोई पॉइंट्स हैं वो चीज है तो वो सब फाइनेंशियल बिल में होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम में काफी सारी चीजें देख ली हैं और जल्दी हम लोग अपने इस पार्ट 5 के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं, फिर उसके बाद हम लोग न्यायपालिका देखेंगे और इसको फिर टॉपिक को हम खत्म करेंगे। आप देखो कि इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी आती जा रही है दूसरे टॉपिक की भी। जैसे मान लो हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वाला क्लियर करेंगे तो आपका 20 वाले में जो डिफाइन है वो चीजें भी आ जाएंगी, संविधान संशोधन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो संसद वाला भूल गए, 79 से कहां तक आर्टिकल थे। अरे सर ये तो गुजरे जमाने की बातें हो गई, अब कहाँ याद रहेगा, है ना, कि कौन से आर्टिकल में क्या बात हुई। इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। पूछे बताओगे दोनों सदनों का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में। पलटो पलटो पलटो, जल्दी 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 पलटो। एक तो वो 105 पता नहीं कौन रट लिया है, हर बार वो 105 पे पहुंच जाता है। पिछली बार भी जब हम पूछ रहे थे तो 105 पे पहुंच गया था तुरंत, आर्टिकल 105। पता नहीं क्या दिमाग में बैठ गया है। तिरासी में बात हुई है। ठीक है भैया, पढ़ते रहो। 1 से लेकर के 88 तक आर्टिकल तो कंटिन्यू पढ़ा चुके हैं हम लगातार। 1 से लेकर 88 आर्टिकल तक तो कंटिन्यू पढ़ा दिए, बीच बीच में कई सारे आर्टिकल अलग से आ गए आपके, जिसमें आपका एक आर्टिकल 105 आ गया, आर्टिकल 117 आ गया, आर्टिकल
14 आ गया, आर्टिकल 226 के बारे में बात हो गई, बीच बीच में कई सारे आर्टिकल भी बात हो गए। हाँ 84 में योग्यता है, सदस्य बनने की योग्यता 84 वाले में, है ना। हाँ 118 की बात हुई है, वो भी आर्टिकल की, तो बीच बीच में तो कई हो गए, और 88 तक तो लगातार है। स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए बिल्कुल, ठीक है ना, जल्दी आप लोग का भला होगा। और चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल हम ये बिल वाला कंप्लीट कर देंगे, और जो आगे के पॉइंट्स है वो भी, कुछ राज्यसभा की पावर वगैरह भी देख लेंगे कि क्या है उनकी, और जल्दी हमारा संसद वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर जल्दी खत्म करना तो वो भी बता देना कि सर बहुत वो चल रहा है, हम जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है ना, उसी हिसाब से फिर। ठीक है भैया, मतलब पढ़ो तो कम से कम क्वेश्चन बना सको, ऐसे पढ़ने से फायदा है कि वो क्वेश्चन जो आने वाला है वो बने हो उसमें, है ना। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।